हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम है सेकंड और एक्ट है हमारा ज्यूरिस, यानी सब्जेक्ट है हमारा ज्यूरिस सेकंड, जिसे हम विधि शास्त्र भी बोलते हैं, विधि शास्त्र द्वितीय भी कहते हैं। और ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, वैध अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम इसे 2-3 वीडियो में इसे कवर करेंगे। अगर मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कराता हूं तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हमारी लॉ स्टूडेंटों के लिए। तो ये मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन बने, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चनों के साथ मैं इसे कराऊंगा, सॉरी 2-3 वीडियो के साथ इसे कराऊंगा। और उसमें इसकी पूरी जो वैध अधिकारी की जो परिभाषाएं हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, प्रकार हैं, किस प्रकार लागू होता है, किन पर लागू होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में आपको दी जाएंगी। अब फिलहाल हम आपको कराएंगे वैध अधिकारी की परिभाषा। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। वीडियो में चलने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई लॉ से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारी डेफिनेशन है, हिवर्ट के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति की वह क्षमता है, यानी कैपेसिटी। मतलब जो अधिकार है वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य करता है। देखो, जब किसी व्यक्ति पर कोई अधिकार होता है तो वो दूसरे व्यक्ति को, अगर उसके पास अधिकार है तो वो कार्य करने के लिए मना भी कर सकता है और कार्य करने से रोक भी सकता है। वह ऐसा स्वयं अपनी शक्ति द्वारा नहीं करता, बल्कि एक तीसरे पक्ष की शक्ति से करता है। इसमें ये बात कही गई है कि वो जो कार्य करता है, जो रोकथाम का कार्य करता है या कोई कार्य कराता है, वह स्वयं नहीं करता है, वो तीसरे पक्ष की सहमति से करता है, तीसरे पक्ष से के आदेश पर करता है। तो उसे देखते हैं। यदि ऐसा तीसरा पक्ष ईश्वर है तो अधिकार देवी कहलाएगा। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं और वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए कह रहा है और उसका अधिकार है, तो यह जो अधिकार है, ये जो उसे दे रहा है, ये कहाँ से आया है? ये ईश्वर के द्वारा आया है। तो ऐसे अधिकार को क्या बोलेंगे? देवी अधिकार बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं, यदि कोई तीसरा पक्ष सामान्य रूप से जनता है तो नैतिक कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? नैतिक कहलाएगा। यदि ऐसा तीसरा पक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला राज्य है तो अधिकार विधिक कहलाएगा। मतलब अगर ऊपर से कोई ईश्वर के द्वारा कोई आदेश आ रहा है कार्य कराने के लिए तो वो देवी अधिकार कहलाएगा। यदि वो लोग या समाज के द्वारा आ रहा है या जनता के द्वारा आ रहा है, या 15, 20, 50 लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनके द्वारा कोई कार्य कराने के लिए आदेश आया तो वो कार्य करा रहे हैं, तो वो नैतिक अधिकार कहलाएगा। इसके विपरीत तीसरा अधिकार है राज्य का, यानी कानून द्वारा कोई कार्य करने का निर्णय लिया गया है तो वो विधिक अधिकार कहलाएगा। यह था हिवर्ट के अनुसार। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं दूसरे में क्या कहा गया है, उसे देखते हैं। हॉलैंड के अनुसार, देखो यह जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस बात को। हॉलैंड के अनुसार विधिक अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो किसी प्रशासकीय व्यक्ति में राज्य की सत्ता और उसकी सहायता द्वारा निहित है। मतलब इसमें एक बात यह कही गई है कि जो विधिक अधिकार हैं, जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, और जो प्रशासकीय व्यक्ति है उसमें जो कानून निहित करे गए हैं, जो उसे कानून लागू करने के लिए दिए गए हैं, जो उन पर लगाए गए हैं, राज्य की सत्ता और उसकी सहायता द्वारा निहित हैं, और जो दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण रखती है।
मतलब विधि क्या है, विधि क्या है, कानून ही तो है। कानून से मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस पर ये विधि का अधिकार होता है कि अगर वो कोई गलत कार्य करता है तो उसे रोके, और वो सही कार्य करता है तो उसे आगे करने के लिए निरंतर प्रयास करवाए और उसकी हेल्प करे। तो ये होता है। तो ये प्रशासकीय व्यक्ति में है, किसके द्वारा है, राज्य की सत्ता और उसकी सहायता द्वारा निहित है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। और वैध अधिकार में ही तीसरे नंबर की जो डेफिनेशन दी है वो दी है ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन ने दी है, तो इसे पढ़ते हैं। ऑस्टिन के मतानुसार या ऑस्टिन के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास अधिकार इसलिए है क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या ना करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में अधिकार है और उसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो जनता को मानने पड़ते हैं और उन्हें करने या ना करने के लिए वो बाध्य होते हैं। ऑस्टिन की उक्त परिभाषा की आलोचना मील ने बड़े ही रोचक शब्दों में की है। मान लीजिए किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो जेलर उसको फांसी पर लटकाने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। यदि हम ऑस्टिन के मत को स्वीकार करते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि अपराधी के पास फांसी पर लटकाए जाने का अधिकार है। अतः मील के मतानुसार वास्तव में दूसरे व्यक्ति द्वारा कानूनी तौर पर कुछ करने या ना करने की बाध्यता पहले व्यक्ति के हित के लिए होनी चाहिए, ना कि उसके अहित के लिए। यहाँ पर क्या है देखो, इसमें एक आलोचना है, आलोचना को देखते हैं। तो यहाँ पर आलोचना यह की गई है कि सपोज करो कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी को फांसी की सजा दे, और फांसी की सजा दे दी गई। अब वो फांसी पर लटकने के लिए बाध्य है, जो दूसरा व्यक्ति है, पहले ने सजा सुनाई, दूसरा बाध्य है। तो ये तो उसका अहित कर रहा है, तो हमें तो उसका हित करना है ना। तो कोई एक ऐसा भी तो कानून हो कि जो उसकी सपोर्ट करे, उसकी रक्षा करे। ये थोड़ी है कि उसका तो अहित हो ही रहा है, उसको तो जब न माने या ना माने उसके लिए तो बेकार है ना वो, क्योंकि उसकी तो हत्या होने वाली है। तो कोई एक ऐसा कानून हो जो उसे उस फांसी से बचाए, तो ये उसके अहित के लिए है, ना कि हित के लिए। इसलिए मील ने इसकी क्या की है, आलोचना की है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कानून जिनसे लोगों का अहित हो उसको भी माना जा रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे कानून हो कि जो ना भी माने जाएं तो किसी व्यक्ति की जान बचे। तो कुछ कानून ऐसे भी होने चाहिए, चाहे बेशक कानून टूट जाए हल्का सा, चाहे कोई कानून अभंग हो जाए, लेकिन किसी का अहित ना हो। इसमें यह कहा गया है कि मील के अनुसार चाहे कानून टूट जाए या कानून भंग हो जाए, लेकिन किसी का अहित ना हो। कानून किस लिए बनाए हैं, कानून तो इसलिए बनाए हैं ना किसी का हित करने के लिए। इसलिए तो बस इसकी डेफिनेशन ये है कि हमें कानून के द्वारा किसी का हित करना है, ना कि अहित। लेकिन यह वाली जो डेफिनेशन है ये तो बिल्कुल अहित कर रही है लोगों का, तो इसमें मील ने इसकी आलोचना की है। 4th नंबर की डेफिनेशन है हमारी इहेरिंग के मतानुसार, अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। मत का मतलब यह है कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें कुछ करने या ना करने की जो हम आदेश दूसरे व्यक्तियों को देते हैं, जो उसका जो अधिकार है वो कानून द्वारा हमको संरक्षित है, कानून ने वो हमको दिया है। इहेरिंग का मत है कि विधि का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के हितों की रक्षा करना तथा उसके आपसी विरोधी हितों के संघर्ष को खत्म करना है। मतलब विधि का क्या मतलब है, एक तो उनके आपसी जो मन मुटाव है उनको दूर करना है, जो उनके द्वारा जो गलत कर रहे हैं उनको खत्म करना है, संघर्षों को खत्म करना है, और उनमें पुनः प्यार की भावना जागृत करना है, और उनमें भाईचारा या विधि को सही प्रकार से लागू करना है जिससे उनका हित हो सके। इहेरिंग के इस मत की आलोचना करते हुए सामंत ने कहा है कि कानूनी अधिकार के लिए केवल विधिक संरक्षण दिया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब इहेरिंग की जो डेफिनेशन है उसकी आलोचना की है सामंत ने। सामंत कह रहे हैं कि कानूनी अधिकार के लिए केवल संरक्षण दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब हमें कोई कानून है उसका हमें संरक्षण दिया गया है कि भी कानून का पालन करना है अच्छे तरीके से,
लेकिन कानून को पालन करने के साथ साथ हमें वो विधि जो दी गई है वो वैधानिक होनी चाहिए, ना कि अवैधानिक होनी चाहिए, और वैधानिक तरीके से उसका कार्य किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना विधि द्वारा मनाही है, अतः पशुओं के हितों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। मतलब हमारा कानून कहता है, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य 51 के में ये कहा गया है कि हमें पशुओं का, पक्षियों का, जीव जंतुओं का, जानवरों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसी के आधार पर सामंत ने एक एग्जाम्पल दिया है, मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के में दिया गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना विधि द्वारा मनाही है। मतलब पशुओं के प्रति हम क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं, अतः पशुओं के हितों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। मतलब पशुओं को भी कानूनी सुरक्षा दी गई है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि पशुओं को आत्म सुरक्षा का विधिक संरक्षण प्राप्त है। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि उनको जो सुरक्षा दी गई है, मतलब जो कानून के अंदर संरक्षण दिया गया है कि आत्म सुरक्षा का विधिक अधिकार है, कि मतलब अब उनके संग कोई क्रूरता हो ही नहीं सकती, हम तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मानव जीवन के लिए, ठीक है। अतः विधिक मान्यता प्राप्त न होने के कारण, देखो यहाँ पर मानव जीवन से संबंध ये नहीं है कि अगर कोई पशु किसी व्यक्ति को मार रहा है तो हम उस पशु को जान से मार दें, नहीं। मतलब मानव अपने, भाई जो पशु पक्षी जो होंगे भाई समाज में ही तो होंगे, मतलब हमारे आसपास ही तो होंगे, हमारे आसपास के जंगलों में ही तो होंगे, तो वो उन्हें अपने रूल और अपने तौर तरीके के हिसाब से उन्हें अपने तरीकों से उनकी सुरक्षा करेंगे। अतः विधिक मान्यता प्राप्त न होने के कारण इसे विधिक, आगे देखते हैं, विधिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब सुरक्षा तो कर सकते हैं अपनी, मतलब पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, उन्हें परेशान नहीं कर सकते, लेकिन विधिक अधिकार की सुरक्षा में श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः सामंत के अनुसार पशुओं का यह अधिकार केवल नैतिक अधिकार है, ना कि कानूनी। मतलब हमारी ये नैतिकता है कि हम पशु पक्षियों को ना मारें, ना उन्हें परेशान करें, ना भूखे प्यासे तड़प रहे हैं उन्हें तड़पने दें, ऐसा नहीं करना है। हमें उनकी सुरक्षा करनी है, बचा के रखना है, उन्हें उनकी हिफाजत करनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कानूनी संरक्षण दे दिया। अब जैसे कि कोई अब किसी पशुओं के संग कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब आप समझदार हो, आप समझ रहे हो कि आजकल हमारे पूरी दुनिया में पशुओं के साथ अब मीट हो रहा है, मीट की बिक्री हो रही है, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें यह संरक्षण मिलेगा कि अब उनकी कोई हत्या करके उनका सेवन नहीं करेगा या उनका कोई उपयोग नहीं करेगा, हाँ, लेकिन उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आगे चलते हैं। सामंत के मतानुसार एक कानूनी अधिकार वैध न्याय के नियम द्वारा मान्य एवं संरक्षित एक हित है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक कानूनी अधिकार है जो वैध न्याय के लिए मान्य है और जरूरी है, यह ऐसा हित है जिसका आदर करना कर्तव्य और अवहेलना करना अपकार है। मतलब हम अपने कानून का ना तो अवहेलना कर सकते हैं, हम उसका पालन करना चाहिए और पालन करते हैं। मतलब यहाँ पर जो विधि, जो कानून हमारे लिए लागू कर दी गई हैं, हमें उनका सही तरीके से अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनका पालन करना चाहिए, और जो कानून बनाए हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पैटन ने भी सामंत के इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि एक कानूनी अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे कानूनी व्यवस्था द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पर पैटर्न भी इसको समर्थन करते हैं और कहते हैं जो कानूनी अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जो कानूनी व्यवस्था द्वारा एक संरक्षण प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे कानून ने जो हमें विधि दी है, जो देखो अब कहोगे विधि ने विधि बनाई है, नहीं, मतलब जो हमारे कानून बनाए हैं उनको हमें पालन करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पैटर्न का अधिकार, पैटर्न के मतानुसार पैटर्न ने अपनी डेफिनेशन दी थी। तो ये थे हमारे वैध अधिकार की परिभाषाएं। तो इसमें 4 से 5 जो डेफिनेशन दी गई हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं एक साथ आपके लिए करा दूंगा,
करा देता, लेकिन कराने से क्या होता है, यह जो क्वेश्चन है ज़्यादा लेंथी हो जाता और आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते। तो यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलएलबी वाले स्टूडेंटों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है। इसके मैं 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा जिसमें ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपकी कोई समस्या नहीं होगी।